गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ वाचन जारी रखेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि भाषा विज्ञान का अध्ययन भी होगा और भारत से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा देश नहीं दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों के ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा अलग होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसे हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक समय के आचार के अनुसार सूत्रों को ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र जैसे प्रवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबद्ध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं, अनुसंधान का मतलब होता है खोज, शोध, उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायत के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। लेखक फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी ने यहाँ स्पष्ट किया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ छोटे मोटे ही क्यों बड़े से बड़े विवादों को भी अपने पंचायत स्तर पर ही अपने पंचों के समक्ष निपटारा कर लिया जाता है। ऐसा किसी अन्य देशों में नहीं मिलेगा। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमाण रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, ब्राह्मण की भूमि है, जिससे शंकराचार्य वैदिक धर्म, वैदिक जैसे बौद्ध धर्म का उद्भव स्थल, उद्गम स्थल अपना ये भारत ही है। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसी धर्म है कि जरथुस्त्र धर्म की यह क्या है, शरणस्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहे हैं। बात सही है। नए मतांतर अर्थात तरह तरह के, जैसे निरंकारी, कबीरपंथी इत्यादि। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे अवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबद्ध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जिसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्यता का मतलब हुआ सतधन सदधन आशय धनता, ठीक है, अर्थात हमेशा आशा के साथ कोई जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकते हैं। उनका कहना है कि संस्कृत
जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। और यह भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे शोध अभी शेष हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद नहीं रखा जा सकता। अर्थात जब भी रहेगा तो नंबर 1 पर, क्योंकि संस्कृति संस्कार शब्द से बना है और भारत एक संपूर्ण संस्कारित देश है। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना लें, चाहे वह भाषा के क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, दैवत विज्ञान का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, विधि शास्त्र के क्षेत्र हो, कानून के क्षेत्र हो, रीति रिवाज, परंपरा, प्राचीन कला, शिल्प, पुरातन विज्ञान, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, उस क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या न चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही होगी। क्योंकि मानव इतिहास से संबद्ध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर लें तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा नहीं चाहूंगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम क्या है? संस्कृत। लेखक ने किस भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा दिया है? संस्कृत को। सोचिए, यह लेखक यूरोपीय महादेश का है, फिर भी इन्होंने संस्कृत को प्राचीनतम भाषा माना है। आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है, सर्वधन अतिशायी। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता, बच्चों ध्यान देना, संस्कृत की विशेषता कौन कौन सी है? ध्यान से सुनना, देखना। इसकी प्राचीनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल क्या है? पुराना है। ग्रीक भाषा जो कि यूरोपियन भाषा है, जिस काल में आज यह हम तक पहुंची है, उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। साम्य का मतलब हुआ समानता, अर्थात मिलता जुलता। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था, लैटिन को। कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, जो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध है, स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा और उस रहस्य को आज तक कोई दूर नहीं कर सका। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद अर्थात नहीं, हेतु मतलब कारण, अर्थात कोई भी ऐसा कारण नहीं प्राप्त हो सका, उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा क्या है? विपरीत है। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की क्या है? अग्रजा है। अग्रजा का मतलब हुआ आगे जन्म लेने वाली, अर्थात सबसे पहले संस्कृत, और संस्कृत से ही इन सभी भाषाओं का क्या हुआ? जन्म हुआ, अर्थात सभी भाषाओं का यह पूर्वज है।
उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार को किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए, अब देखिए समानता ये कैसे दिखाते हैं लेखक जी, कुछ शब्दों को उन्होंने उदाहरण स्वरूप यहाँ प्रस्तुत भी किया है, जिसको विद्यार्थी तुम लोग पता भी करना। और पता क्या, लेखक ने तो सही बात कहा है, ये पूरा छानबीन के बाद इन्होंने पता लगाया है। जैसे यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि, आग हिंदी है जबकि संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, अग्नि, अग्नि से ही आग लिया गया है, ये तत्सम अग्नि हो गया जबकि तद्भव आग। और लैटिन का इग्निस, देखिए मिलता जुलता हुआ, अग्नि इग्नि, अग्नि इग्नि, स अलग से आ गया, एक ही शब्द मिल जाता है। देखिए लैटिन यूरोपीय भाषा और कहाँ ये भारतीय भाषा। तो हम निर्भ्रांत अर्थात बिना भ्रांत का रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथियानियन उग्निस, उग्निस, देखिए बिल्कुल मिलता जुलता, इग्निस उग्निस, और स्कोटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वहां कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ दिए गए हों। दूसरा भी उन्होंने उदाहरण दिया है, दूसरे वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं। बिल्कुल बात सही है, बहुत सारे शब्द हैं जो मर जाते हैं और फिर शब्दों का जन्म भी होता है। जैसे घुसपैठ शब्द पहले नहीं था हमारे भारतीय डिक्शनरी में, हिंदी डिक्शनरी में। जैसे ही 1962 के आसपास पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ घुस गए और अपना पैठ जमाना लगे, ठीक है, तो घुस कर पैठ जमाए, इसलिए शब्द का निर्माण हुआ, शब्द का जन्म हुआ और सृजन हुआ, और वह कौन सा शब्द बना, घुसपैठ। नए शब्द का जन्म हुआ, जन्म आपने देख लिया ना, शब्द का जन्म कैसे होता है। ठीक उसी तरह से शब्द मरते मिटते भी हैं। आज आप अनुमान लगाइए कि जब ये धातु के बर्तन नहीं थे तो किसमें पानी भरा जाता होगा, अनुमान लगाओ। तुमने अनुमान जरूर लगाया होगा, मिट्टी का घड़ा। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो किसमें लोग पानी भरते होंगे, अनुमान लगाओ। धातु भी नहीं था, आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था, आग के आविष्कार के बाद घड़ा बना ना, उसको पकाया गया आग में, ठीक है। सोचो, नहीं पता है ना, क्योंकि वो शब्द क्या है, मर गया है, मिट गया है। हालांकि डिक्शनरी में तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं लगभग 100 वर्ष के पुराने लोगों से मैंने पूछा है, पता चला है मुझे, उसे मशक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मशक, जो चमड़े का थैला होता था, जिसे न तो आग से मतलब था और न ही धातु से मतलब था। उसी तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मर मिट गए हैं। जैसे रेहट, रेहट शब्द भी अब धीरे धीरे मिटने के कगार पर है। आज उदाहरण ले लो तुम लोगों के सामने जो अभी घटित हुआ है, जैसे बैल, बैल से जो खेती होता है नहीं होता था, अब तो बैल का ज़माना चला गया। बैलगाड़ी, ये शब्द भी अनुमान लगाया जाता है कि मर मिट जाएंगे। अब ये बुढ़े हो चुके हैं, इनका एक पैर स्मशान घाट में पहुंच चुका है, मर मिट जाते हैं। और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ से बैल शब्द अब मुरझा रहा है, ठीक है, कुछ समय बाद लुप्त हो जाएगा, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पहले चूहे के बारे में क्या जानते थे या नहीं जानते थे, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मुसह कहा जाता है, ग्रीक में मुस, लैटिन में मुस, ध्यान देना होगा, दीर्घ उकार, ह्रस्व उकार। पुरानी स्लावोनिक में माइस कहा जाता था। देखिए बिल्कुल शब्द मिलते जुलते हुए, मुसह, मुस, मुस, मूस, मुस, माइस, और पुराने उच्च जर्मन में मुस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने इन्हीं
अपितु भारत के तिथिक्रम के आधार पर ही कर सकते हैं। चूहा ज्ञात था और उसका नाम मूस नाम भी रख दिया गया, ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला ना हो जाए। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा, मैं चिन्हित कर देता हूँ। ठीक है ना, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। होमवर्क के रूप में है दोबारा पाठ को पढ़ना, जो शब्दार्थ होगा उसे मैं अभी दिखा देता हूँ शब्द निधि में। ठीक है, शब्द निधि में दिखा देता हूँ। शब्द निधि अब आने ही, हाँ ये शब्द निधि है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या ले सकते हो जी? स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं हो रहा है ना, टेक्निकल फॉल्ट। ये प्रस्तुत है तुम्हारे सामने शब्द निधि, ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, और इसको देखना, समझना, याद करना। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ओके।